नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद हूँ अच्छे होंगे। अपन एनसीईआरटी एमसीक्यू क्लास 6 के इतिहास विषय के छठे वीडियो तक बातचीत कर चुके थे और आज अपना 7वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो अर्थात एनसीईआरटी क्लास 6 नोट्स एंड जो वन लाइनर जी के हैं उसके वीडियो और उसके बाद में मैंने एमसीक्यू के वीडियो डाले हैं, तो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलो आज के अध्याय की शुरुआत कर लेते हैं। ओके हाँ ठीक है। तो इसके अंदर 5वां अध्याय जिसका नाम है राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए, तो इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हल्के फाल है वो अब लोहे के बनने लगे। लोगों ने धान की कृषि के बीज छिड़क कर करने की बजाय धान के पौधे को रोप कर उगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये दोनों इसमें कथन सत्य है। ये मैंने 2% पहले सॉल्व कर लिए थे। ठीक है ना, तो ये दोनों कथन सत्य है और व्याख्या देखो कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे और इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से काटा जा सकता था और इससे फसल की उपज बढ़ने लगी। लोगों ने धान के बीज छिड़कर उपजाने की बजाय धान के पौधे रोपण की प्रक्रिया सीख ली थी। इससे पहले की तुलना में बहुत ही अधिक पौधों की जीवित रहने व पैदावार ज़्यादा होती थी और इसमें कमर तोड़ परिश्रम भी लगता था और ये काम अधिकतर दासी अथवा भूमिहीन जो खेती और मजदूर होते थे वो करते थे। दूसरा प्रश्न है कि अज्ञात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था और उसने उस विषय पर सलाह लेने के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजात शत्रु के उस मंत्री का नाम क्या था? तो उस मंत्री का नाम था वत्सकार। ठीक है, और अजात शत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को वज्जी संघ पर आक्रमण करने के संदर्भ में सलाह लेने हेतु बुद्ध के पास भेजा था। तीसरा प्रश्न है दिग्ग निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो दिग्ग निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है ना, और इसके अंदर बुद्ध ने व्याख्यान दिए थे जो आज से लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। चौथा प्रश्न है गण या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासकों ने विजय प्राप्त की? तो गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने विजय प्राप्त की। व्याख्या देखो कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण या और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला दिया। ठीक है, 5वां प्रश्न देखो गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता नहीं, ये कथन गलत है क्योंकि एक ही राजा के अंदर सिर्फ एक गण या नहीं होता था, बहुत अधिक गण या क्षेत्र हुआ करते थे। तो ये पहला प्रश्न कथन गलत है। केवल दूसरा ऑप्शन राइट है कि बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित व्यक्ति या पुरुष थे। तो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। इसकी व्याख्या देखो कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था और संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभी से है, सभा से है। गण या संघ में एक से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था और ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को करते थे। अतः कथन 1 गलत है। ठीक है, और ये सभाओं में बैठकर बहस बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं का हिस्सा नहीं थे। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये जो सभाएं होती थी इसके अंदर स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं के अंदर हिस्सा नहीं लेते थे। और बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बुद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। छठा प्रश्न, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मगध के निकट स्थित था वज्जी और इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। ठीक है ना, तो देखो मगध के निकट वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार के अंदर थी और ये अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ के नाम से जाना जाता था। मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी और कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी और चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो देखो मथुरा की राजधानी सूरसेन, कौशाम्बा की राजधानी वत्स और चंपा की राजधानी अंग थी। ठीक है, 7वां प्रश्न देखो सिकंदर राजा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कुछ करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर, जो विश्व विजेता का सपना धारण करता है और विश्व विजेता का सपना धारण करने के बाद वो जब भारतीय महाद्वीप की तरफ लौटा, भारतीय महाद्वीप की तरफ बढ़ा
तो उसको किस तरीके से क्या सामना करना पड़ा था। तो देखो, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, यह बिल्कुल बात सत्य है। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। तो सिकंदर भले ही इस तरीके का अपने मन के अंदर सपना धारण कर चुका हो, लेकिन भारत में भी काफी विशाल सेनाएं थी। तो सिकंदर की सेना ने डर के मना कर दिया था, और इसके प्रमुख कारण ये है कि भाई सिकंदर की सेना ने इसलिए मना किया था क्योंकि भारत के जो शासक थे उनके पास में पैदल सैनिक, रथ वाले सैनिक और हाथियों की बड़ी संख्या थी, जिसके कारण सिकंदर की सेना है वो भयभीत हो गई थी। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन राइट है, तो अपना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे देखो इसकी व्याख्या। उपयुक्त दोनों कथन सही है। 2300 वर्ष पूर्व मैसिडोनिया का राजा, ठीक है ना, सिकंदर था। सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर था मैसिडोनिया का राजा था, और वो विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक आया था। कहाँ आया था? व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, 8वां प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहे? इनमें से कौन से नगर ऐसे हैं जो मगध की कभी राजधानी रहे ही नहीं? तो 8वें के अंदर अपना ये जो नगर है श्रावस्ती, ये कभी नहीं रहा। देखो, राजगृह रहा है, पाटलिपुत्र भी रहा, लेकिन 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, यानी केवल 3 जो है वो कभी नहीं रहा। देखो, बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है और राजधानी बना रहा, जबकि श्रावस्ती जो है वो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कौशल महाजनपद की राजधानी थी, ना कि मगध की। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा? ऐसा कौन सा है जो मतलब मगध का शासक नहीं है? तो बिंबासार है, बिल्कुल 90 प्रश्न के अंदर बिंबासार है। प्रसेनजित, देखो प्रसेनजित ये नहीं है। अजात शत्रु भी है, महाजनपद भी है। तो ये तो राजा थे, लेकिन ये जो है वो राजा नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन, अपने ऑप्शन में भी यही, प्रश्न में भी यही पूछ रहा है कि कौन सा शासक नहीं है। तो यहाँ पे प्रसेनजित है, वो नहीं है। देखो, बिंबासार, अजात शत्रु, महापद्मनंद मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजित जो है वो कौशल महाजनपद का राजा था। ठीक है ना, आगे देखो 10वां प्रश्न। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और सोर नदियों मगध से होकर गुजरती थी। 10वें प्रश्न के अंदर गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। यस, बिल्कुल राइट बात है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, बिल्कुल, और इस क्षेत्र में लो एस्क की खदानें थी। यस, तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। व्याख्या देखो कि उपयुक्त तीनों कथन सही है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी, अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियां और घरों के लिए लकड़ियां प्राप्त होती थी। इन क्षेत्रों में लो एस्क की खदानों लोहे की खदानें हैं जो मजबूत और औजार हथियार बनाने के लिए काफी उपयोगी होती थी। ठीक है ना, उसके बाद में 11वां प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? ऐसे कौन से हैं जो उत्तर वैदिक ग्रंथ है? तो 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन के अंदर है वो अपना सही हो जाएगा। तो 11वें प्रश्न के अंदर अपना ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन राइट होगा। देखो, ऋग्वेद के बाद में जितने भी लिखे गए वो सारे के सारे उत्तर वैदिक है। तो यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो एक को हटा के 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे उत्तर वैदिक ग्रंथ है जो बाद में लिखे गए। देखो वह क्या, देखो चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है, ये बात अपन पढ़ चुके हैं कि सबसे पुराना है। और ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। देखो, ऋग्वेद का जो समय था उसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बारे में रचे होने के कारण उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। यह ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, आगे देखो, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अब जो कौशाम्बी है वो कौन से स्थान पर स्थित था? कौशाम्बी है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है, वहां पे स्थित है। ठीक है ना, कौशाम्बी कहाँ स्थित है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। देखो, कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। कौशाम्बी कहाँ स्थित है? आधुनिक इलाहाबाद के
यूपी के अंदर इलाहाबाद क्षेत्र है, वहाँ पे स्थित है। यहाँ से किले की दीवारों के अवशेष मिले हैं। इस के एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी था। तो कौशाम्बी किसकी राजधानी रहा है? वत्स महाजनपद की राजधानी रहा है। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादकों के रूप में कर देना पड़ता था, क्या यह बात सत्य है? 13 यस। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था, यस। आखेट और संग्रहणकों से भी कर पूर्णतः कर मुक्त थे, नहीं, ये बात गलत। देखो कथन ए व 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि आखेटकों व संग्रहणकों को जल से प्राप्त वस्तुओं राजा को कर के रूप में देनी पड़ती थी। तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 1 और 2। देखो यहाँ देखो, आखेटक जो थे, शिकार करने वाले शिकारी थे, उनको भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं जो थी उनमें से कुछ वस्तुएं जो है वो राजाओं को देनी पड़ती थी, ठीक है ना। आगे देखो, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राय उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, जिसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद में कारीगरी को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था, ठीक है ना। तो अपना जो 14वां प्रश्न है उसके अंदर दोनों ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। तो 1 और 2 सी ना, और 13वें के अंदर अपन ने जो प्रश्न है वो ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। 14वें के अंदर पहला भी राइट है और दूसरा भी राइट है, यानी बी ऑप्शन राइट है। 15वां देखो, इसकी व्याख्या देख लो कि महाजनपदों के राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और उनके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, ठीक है। और फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब एक जो कथन 1 है वो गलत है, क्योंकि यहाँ इसने गलती से 1/3 दे दिया, यहाँ आपने 1/6 करना था, ठीक है। और कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। तो जो व्यक्ति जिस गतिविधि से संबंधित था उसे उस गतिविधि से संबंधित कार्य दे दिया जाता था, ठीक है। आगे देखो, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। महाजनपद की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। 15 नंबर का क्वेश्चन, महाजनपद की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, ठीक है। राजा सेना रखने लगे थे, वेतन दिया जाता था और वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। तो 15 क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन अपना राइट है वो ऑप्शन केवल और केवल एक राइट है कि महाजनपदों के कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। तो ये एक ऑप्शन राइट है। अब दूसरा राइट क्यों नहीं है? देखो कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व जनपद के इस अधिक जनपद जो थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी, राजा की स्मृति और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, न कि पूर्ण भुगतान। कुछ भुगतान जो है वो आहत सिक्कों के रूप में होता था, संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में नहीं होता था। तो कथन 2 जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे देखो 16वां प्रश्न, पुरातात्विक विदों ने जनपद नामक इकाई की कई बस्तियां की खुदाई की। ये जनपदीय बस्ती या बस्तियां निम्नलिखित में से किस या किन स्थानों पर स्थित हैं? पुराना किला दिल्ली के अंदर। अब कौन कौन सा है जो कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है ना। पुराना किला दिल्ली के अंदर स्थित है, ओके। हस्तिनापुर मेरठ के अंदर स्थित है, यस। और अंतरजी खेड़ा एटा के अंदर स्थित है। तो तीनों है वो बिल्कुल सही है और इसका ऑप्शन जो है वो डी राइट होगा। महायज्ञों को करने वाले राजा आगे जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बचने की जगह होता है। पुरातात्विक विदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। जनपदों के लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालों, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलों को उगाते थे।
इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है, और यहाँ से प्राप्त बर्तनों के कुछ धूसर और कुछ लाल रंग होते थे। चित्रित धूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं द्वारा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होती थी। ठीक है ना, तो ये चीज है। ओके, आगे 17वां प्रश्न है, तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके चलो, हाँ तो ये देख लिया था। ओके, इसकी व्याख्या देखो कि महायज्ञों को करने वाले राजा आगे जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, और जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह है, और पुरातात्विक विदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, तो जो दिल्ली में है वो पुराना किला है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर है, और एटा के पास अंतर्जीत खेड़ा इनके अंदर प्रमुख है। जनपदों के लोग चावल, गेहूं, धान, जो दालों, गन्ना, तिल तथा सरसों की फसल उगाते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें अपन चित्रित धूसर पात्र भी कहा जाता है। तो ये अपन ने चीजें देख ली थी। आगे देखो 17वां प्रश्न, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। उपमहाद्वीपीय के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। देखो 17वां प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही है। इसके अंदर पहला ऑप्शन भी राइट है, दूसरा ऑप्शन भी राइट है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 17वें के अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखो व्याख्या में कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। ये ध्यान रखें कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो सबने स्वीकार नहीं किया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था पर वर्ण निर्धारण को सही नहीं मानने लगे थे, और इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। वहीं इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहित का प्रभाव भी बहुत ही सीमित था। तो दोनों ऑप्शन राइट है। प्रश्न संख्या 18 देखो कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यस, क्या ये बात सत्य है? कथन सही है, उसकी बात करनी है। ठीक है ना, ओके। क्या क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही इस बात की अधिकार था या नहीं था? ठीक है, कहाँ पहुंच गए, सीधा ऊपर आ गए क्या? हाँ, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्षत्रिय और वैश्य दोनों को हो यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यस, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्षत्रिय और जो वैश्य थे इनको यज्ञ प्राप्त था। शूद्रों को अछूत माना जाता, ये बात बिल्कुल सही है। और सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। यस, कौन से काल के? वैदिक काल की बात करी। ओके ओके ओके, वैदिक काल में शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। मैं भी ये प्रश्न में सोच रहा हूँ कि यार मैंने ऑप्शन इसके अंदर बी करेक्ट कर रखा है, पर सॉरी सी करेक्ट कर रखा है, लेकिन दूसरा प्रश्न भी मेरे को, दूसरा ऑप्शन है वो ऐसे क्यों लग रहा है कि शूद्रों को अछूत माना जाता? बिल्कुल शूद्र को अछूत माना जाता था, लेकिन जो वैदिक काल था उसमें नहीं माना जाता। इसमें जो अपना 18वां प्रश्न है ना, इसके अंदर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है ना, 18वें के अंदर सी राइट है। अब देखो व्याख्या में देखो कि वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद आई। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वैदिक काल के बाद में आती है। और उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा शवों को जलाने व दफनाने वाले लोगों को अछूत माना जाता था। अतः कथन जो दो है वो गलत है। वैदिक काल के अंत तक उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों को निर्धारण जन्म के आधार पर ही होने लगा था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता के संतान ब्राह्मण ही होगी। तो इसके बारे में आप और अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आगे देखो 19वां प्रश्न। 19वें को देखो कि कथन ए, वैदिक काल में प्राय महिलाओं को शूद्र के समान माना गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। और वैदिक काल में सामान्य महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। देखो सत्य कथन तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही सही तरीके से व्याख्या नहीं
करता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 19 के अंदर कि कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। वह क्या देखो कि वैदिक काल में प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। सामान्य महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ध्यान रखना। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करिए। तो ब्राह्मण जो थे उनका काम यज्ञ कराना था। ठीक है, और उसके बाद में जो शूद्र थे उनका काम सेवा करना था, और विश्व जो थे उनका काम व्यापार करना था, और क्षत्रिय जो थे उनका काम रक्षा करना था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए के अंदर 2। ठीक है, 2 और 2, ओके, और 2 के अंदर 1, बी के अंदर 1, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 20वें के अंदर ए ऑप्शन राइट है। और वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर रखा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया था, जिसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। प्रथम वर्ग ब्राह्मणों का था, जो वेदों का अध्ययन का अध्यापन करने में काम करता था। दूसरा क्षत्रियों का था, जो शासक वर्ग का था, इनका कार्य युद्ध व लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विश्व या वैश्य का था, जिसके अंतर्गत कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। और शूद्रों का स्थान अंतिम स्थान था, जो सबकी सेवा का कार्य करते थे। अश्वमेध यज्ञ यज्ञ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस यज्ञ का आयोजन करने वाले राजा को बहुत शक्तिशाली माना जाता था। अश्वमेध यज्ञ जो करता था वो राजा बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था। शूद्रों को इस अनुष्ठान से बाहर रखा गया था, बिल्कुल सत्य है। 21 के अंदर जो है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोनों, एक और दोनों सही। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा मतलब घोड़े वाला एक ऐसा अनुष्ठान था जिसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से खुला छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा राजा के लोगों के द्वारा संरक्षित होता था। यदि घोड़ा अन्य राजाओं के राज्य से होकर गुजरता था और वे यदि इसे रोक देते थे तो उन्हें युद्ध करना होता था। यदि वे घोड़े को अपने राज्य से होकर गुजरने की अनुमति दे देते थे तो इसका मतलब होता था कि उन्हें उस राजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया है, और जो यज्ञ करना चाहते थे और वह उनसे अधिक मजबूत राजा मान लिया जाता था। और उन राजाओं को तब उस यज्ञ के लिए आमंत्रित किया जाता था, जो विशेष रूप से शिक्षित पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इन पुरोहितों को उपहारों से पुरस्कृत किया जाता था, और इस यज्ञ का आयोजन करने वाले राजा को बहुत ही शक्तिशाली होने के रूप में मान्यता दी जाती थी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती थी। ठीक है, आगे देखो 22 नंबर का कि बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। 22वां प्रश्न है, उसके अंदर देखो बिल्कुल ये बात सत्य है। और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प चुनिए। तो एक और दोनों सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन राइट है। और ये इसकी व्याख्या देख ली कि पुरोहितों ने लोगों को 4 समूह में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था, और इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य थे। पहला वर्ग ब्राह्मण, दूसरा वर्ग शासक, तीसरा वर्ग वैश्य, चौथा वर्ग तो था महिलाएं और जो शूद्र वगैरह थे वो। और पुरोहितों ने ये भी कहा था कि समूह जन्म के ये समूह जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, निर्धारित किए गए थे। उदाहरण के लिए यदि किसी के पिता और माता दोनों ब्राह्मण हैं तो वो अपने आप ही ब्राह्मण हो जाएगा। इसी तरह और भी कई उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे कोई शूद्र है तो वो शूद्र ही माना जाएगा। ठीक है, महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनपदों के लिए विपरीत महाजनपदों के पास कोई राजधानी नहीं थी। ठीक है ना, जनपदों के विपरीत महाजनपद के पास कोई राजधानी बिल्कुल होती थी, ऐसी बात नहीं। महाजनपद के अधीन काम करने वाले सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 23 के अंदर। वह क्या देखो कि लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए। उन्हें जनपद के नाम से जाना जाता था। अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी थी। इसमें अनेक किलेबंदी किए गए, और इसका अर्थ यह है कि लकड़ी, ईंट या पत्थर की विशाल दीवारें उनके चारों ओर बनाई गई थी। नए राजा अब सेनाओं को बनाए रखने के लिए सैनिकों को नियमित रूप से वेतन करने लगे थे, और पूर्व वर्ष राजा द्वारा इसे बनाए रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। 24 जो क्वेश्चन है
उसको देखो कि महाजनपदों के दौरान कर संग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फसलों का जो कर होता था वो 1/6 होता था, ये बात बिल्कुल अपन ने पहले ऑप्शन में देखी है कहीं। फसलों पर एकत्रित कर को बिस्वा के नाम से जाना जाता था। एकत्रित कर को बिस्वा के नाम से जाना जाता था। एक और दो, दोनों ऑप्शन इसके अंदर क्या राइट है? तो 24 के अंदर जो अपना ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट होगा, दोनों नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन है ये गलत है कि फसलों को एकत्रित कर को बिस्वा के नाम से जाना था। जिस्वा के नाम से नहीं जाना जाता था, उसको मेरे हिसाब से भाग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हिस्से के रूप में जाना था। देखो ये जो होता था उसको हिस्से के रूप में जाना जाता था, ठीक है ना। उसके बाद में 25 देखो, महाजनपद काल में कृषि प्रणाली में परिवर्तन देखा गया। निम्नलिखित में से कथनों का चयन कीजिए। लकड़ी के हल की धार की जगह लोहे वाली धार मान ली गई और लोगों ने धान की रुपाई शुरू कर दी। और नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प सुनिए। तो 25वां ऑप्शन है, उसके अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये अपन इस स्टार्टिंग पहले पर्सन में ये सारी जानकारी देख चुके हैं। ओके, आगे देखो 26वां क्वेश्चन की मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजन बन गया था, क्यों? क्योंकि मगध से होकर कई नदियां बहती थी जो भूमि को उपजाऊ बनाती थी, बिल्कुल सही बात है। और मगध में वन पाए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। मगध में बिंबासार और अज्ञातशत्रु जैसे शक्तिशाली राजा हुए थे, तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में देखो 27 में गण या संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या राइट है कि इन सभाओं में महिलाओं द्वारा एवं कमकार भाग नहीं देते थे, बिल्कुल सही बात है। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघों से संबंधित व्यक्ति थे, तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी राइट है, ये भी राइट है। इसका मतलब सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। और 28वां देखो लास्ट क्वेश्चन, विनय निम्नलिखित में से किस बौद्ध वृत्तांत में वज्जी महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है? तो वज्जी महाजनपद की जानकारी जो मिलती है वो अपने मिलती है किसके अंदर? दिग् निकाय के अंदर मिलती है। देखो दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध पुस्तक है जिसमें वज्जी महाजनपद के बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें बुद्ध के कुछ भाषण और लगभग इसे 2300 साल पहले लिखा गया था। तो ये था आपका 5वां अध्याय। 5वें अध्याय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन बन रहे थे उन सब की अपन ने बात कर ली। अब नेक्स्ट अपन 7वें अध्याय की बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको प्लीज कृपा करके सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।